इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम के सलूशन में हम 3 स्टेप्स कर चुके हैं। हमने लेग्रैंज फंक्शन डिफ़ाइन किया, फिर लेग्रैंज फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए और उसके बाद हमने लेग्रैंज फंक्शन के जो डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हैं उनको ज़ीरो के इक्वल पुट करके पावर्स और लेमडा का सलूशन निकाल लिया। अब हम इसके बाद के स्टेप्स डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ तक कर लेने के बाद हमारे पास पावर और लेमडा की वैल्यूज़ आ चुकी होंगी। अब इसके बाद हमने चेक करना है कि जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं क्या ये कंस्ट्रेंट्स को फुलफ़िल कर रही हैं या कंस्ट्रेंट्स के लिए वैलिड हैं। अगर तो आपके पास पावर्स के जो सॉल्यूशन निकले हैं अगर वो कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वही आंसर आपके पास फाइनल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर वो वैल्यूज़ कंस्ट्रेंट्स को फॉलो नहीं कर रही तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कुछ स्टेप्स दोबारा से करने होंगे और हमें नया सॉल्यूशन निकालना होगा। जो हमारे पास इस तीसरे स्टेप के बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा उसमें हम कंस्ट्रेंट्स चेक करेंगे। कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स होंगी, एक होगी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट और एक होगी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के अंदर हम चेक करेंगे कि पावर की जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास उनको ऐड करके हमारा रिजल्ट लोड की पावर के इक्वल आना चाहिए। इस कंस्ट्रेंट के बाद हम इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स चेक करेंगे। इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है कि हमारे पास P1, P2, P3 के जो भी आंसर आए हैं वो उनके जो भी जनरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी थ्रेशोल्ड्स के दरमियान में होने चाहिए। यानी P1 का आंसर P मिनिमम और P मैक्सिमम के दरमियान में होना चाहिए। इसी तरह P2 का आंसर P मिनिमम, P2 मिनिमम और P2 मैक्सिमम के दरमियान में होना चाहिए। इसी दरमियान में मतलब यहाँ में कोई भी वैल्यू हो सकती है, डजंट मीन कि वो कोई सेंट्रल वैल्यू होनी चाहिए। P3 मिनिमम और P3 मैक्सिमम के दरमियान में P3 का आंसर होना चाहिए। हम जो एग्जांपल कर रहे थे हमने यहाँ तक स्टेप्स कर लिए थे, उसमें हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया था। अब हम ये चौथा स्टेप उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे और हम चेक करेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन निकला है क्या वो इन कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे सोल्यूशन कुछ इस तरह से निकले थे कि P1 की वैल्यू 393 थी, 393 मेगावाट, P2 334 मेगावाट और P3 था 122 मेगावाट। अब हम देखते हैं कि क्या ये सारी कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये हमारा स्टेप वैसे स्टेप 4 है लेकिन इस केस में स्टेप 5 बनेगा क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया था जिसमें हमने H को F में तब्दील किया था। स्टेप 5 हमारे पास क्या हो गए, चेक कंस्ट्रेंट्स। पहली कंस्ट्रेंट हमारे पास होगी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट जिसमें P1 प्लस P2 प्लस P3 शुड बी इक्वल टू P लो। अब हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं इसके अंदर। हमारे पास आंसर तकरीबन 850 के ही राउंड अबाउट निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है वो फुलफ़िल हो रही है। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट मोस्ट ऑफ द केसेस फुलफ़िल होगी क्योंकि हमारे पास जो इस मेथड के सारा इक्वेशंस डिराइव हुए हैं वो इसी बेस पे हुई हैं कि हम शुरू से ही इस कंस्ट्रेंट को फॉलो करते आ रहे हैं।
अब हम दूसरी कंस्ट्रेंट को चेक करते हैं जो कि इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि P1, P2 और P3 की वैल्यू क्या अपने थ्रेशोल्ड में लाइक कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो उसके लिए हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ। तो हमारा जो P1 का आंसर आया था ये है 393.6 मेगावाट, और जो P1 की कंस्ट्रेंट है वो है 150 और 600 मेगावाट के दरमियान। तो हमारी जो P1 का आंसर है वो इस थ्रेशोल्ड के अंदर लाइक आ रहा है। सो जो यूनिट 1 है ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा है। अब हम यूनिट 2 को देखते हैं। तो P2 का जो हमारे पास आंसर है वो है 334.6, जबकि जो P2 का आंसर होना चाहिए वो 100 और 400 के दरमियान होना चाहिए। सो हमारा ये आंसर भी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सो इसका मतलब है यूनिट 2 भी कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल कर रहा है। सो अब हम यूनिट 3 को चेक करते हैं। तो यूनिट 3 में देखें कि पावर का आंसर हमारे पास आया है 122.37। सो इसका मतलब ये है कि P3 का जो लिमिट्स थी वो हमारे पास हैं 50 और 200। सो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास P3 भी विद इन थ्रेशोल्ड है। सो यूनिट 3 भी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा है। सो जब हमारे पास दोनों कंस्ट्रेंट्स चेक हो जाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो यही 3 वैल्यू हैं, यानी P1, P2, P3 की यही आंसर 3 वैल्यू हैं। और जो लेमडा की हमने वैल्यू निकाली थी ये हमारे पास मिनिमाइज्ड वैल्यू है। यानी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि लेमडा हमारे पास क्या बता रहा होता है। लेमडा में ये बता रहा होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यानी एनर्जी के लिए हमारे कितने डॉलर कॉस्ट आ रही होगी। तो इसका मतलब है ये जो लेमडा की वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है। अब हम इसके अलावा अगर क्योंकि हमारा मकसद था टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना और हमने उस टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, तो हम देख चुके हैं कि जो टोटल कॉस्ट थी वो हमारे पास F1 प्लस F2 प्लस F3 थी। और F1 के एक्सप्रेशन हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिराइव की थी। सो F1 की एक्सप्रेशन हमारे पास ये थी, F2 की एक्सप्रेशन हमारे पास ये है और इसी तरह F3 की एक्सप्रेशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इन एक्सप्रेशंस के अंदर जो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुके हैं पावर्स के, जैसे P1 का, P2 और P3 के आंसर आए हैं, उनको इन एक्सप्रेशंस में पुट करके हम F1, F2, F3 के आंसर निकाल सकते हैं और इन तीनों को ऐड करके हम जो टोटल कॉस्ट आ रही होगी वो निकाल सकते हैं। तो आप बेशक कोई और भी F1 या कोई पावर की डिफरेंट जो कम्बिनेशन है वो चेक कर सकते हैं। तो आप एट द एंड देखेंगे कि जो आपका आंसर इस मेथड के थ्रू निकला है वो सबसे मिनिमाइज्ड आंसर होगा। यानी आपने जो भी अभी पावर्स के आंसर निकाले हैं आप इनके अलावा भी कोई कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपने इस बात का रखना है कि आपके जो भी आपने सोल्यूशन पिक करना है वो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल कर रहा हो, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन इस मेथड के थ्रू निकला है वो कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल कर रहा है। तो आप जो भी सोल्यूशन पिक कर लें, फॉर एग्जांपल आप इनमें से 150 और 600 में से वैल्यू आप 400 रख लें, इधर 200 रख सकते हैं, इसी तरह इधर कुछ वैल्यू रख लें, लेकिन जो भी आप वैल्यू पिक कर रहे हैं एट द एंड वो कुल मिला के 850 बनना चाहिए। फिर आप उन वैल्यूज़ को यूज़ करके यहाँ से F1, F2, F3 की वैल्यू निकालें और फिर आप देखेंगे कि जो इस मेथड के थ्रू आंसर निकला है और जो आपने रैंडम वैल्यूज़ पिक की हैं दोनों में क्या फ़र्क आएगा। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ इस मेथड के थ्रू आई हैं उनसे आपका आंसर सबसे मिनिमम निकल रहा है। सो हमने 4 स्टेप्स इस मेथड के डिफ़ाइन कर लिए हैं। सो हम समरी देख लेते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक। हमने देखा कि जो इकोनॉमिक डिस्पैच का प्रॉब्लम आएगा उसमें हमारे पास हमने एक लैग्रेंज फंक्शन को कैलकुलेट करना होगा। लैग्रेंज फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम उस लैग्रेंज फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर और लैम्डास। फिर हम जो भी हमने डेरिवेटिव्स लिए होंगे उनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर हम
एट द एंड जो सोल्यूशन हमारा आएगा उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स चेक करेंगे। अब जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ये निस्बतन सिंपल क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमारे पास पहली अटेम्प्ट में ही पावर्स के आंसर विद इन थ्रेशोल्ड आ गए, और जो हमारा लेमडा उनसे निकल रहा था वो विद इन वही हमारा लेमडा मिनिमम था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंस्ट्रेंट्स फुलफिल हों। तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल करेंगे कि जिसके अंदर कंस्ट्रेंट्स वायलेट होंगी, और फिर हम देखेंगे कि उन कंस्ट्रेंट्स के वायलेट होने के केस में हमारा जो प्रॉब्लम है उस चेंज हो जाएगा। तो उसका जो ये फोर्थ स्टेप है, ये इसको मैं ए कह देता हूँ। इसका मतलब है कि ये पार्ट अगर तो ट्रू हो रहा है सारा, तो इसका मतलब है आपका सोल्यूशन आ गया। लेकिन अगर ये पार्ट ट्रू नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स होंगी ना वो भी चेंज हो जाएंगी।